नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो दूसरों का हक मारकर, बेईमानी करके, झूठ बोलकर महलों में रह रहा हो? और क्या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो दिन रात ईमानदारी से मेहनत करता है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी वो पाई के लिए मोहताज है? अगर आपने ये देखा है तो आपके मन में भी यह ख्याल जरूर आया होगा कि भगवान है भी या नहीं। क्या कर्म का कोई कानून सच में काम करता है, या ये सिर्फ किताबों में लिखी हुई अच्छी बातें हैं? अगर आपके मन में यह सवाल है तो आज की यह कहानी आपके लिए है। ये कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। ये कहानी साबित कर देगी कि कर्म का पता कभी गलत नहीं होता। ये कहानी है वक्त की लाठी की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहाँ दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था राघव और दूसरे का नाम था मदन। कहने को तो दोनों दोस्त थे, लेकिन दोनों की फितरत में जमीन आसमान का फर्क था। राघव एक सीधा सादा मेहनती इंसान था। उसके उसूल बहुत पक्के थे। वो मानता था कि मेहनत की रोटी में जो स्वाद है वो छल कपट की दावत में नहीं। वहीं दूसरी तरफ मदन था। मदन की सोच थी कि दुनिया एक मंडी है और यहाँ हर चीज बिकाऊ है। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, पैसा कमाना, चाहे रास्ता सीधा हो या टेढ़ा। वक्त गुजरता गया। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा कपड़े का व्यापार शुरू किया। राघव दिन रात मेहनत करता, माल की क्वालिटी चेक करता, ग्राहकों से रिश्ते बनाता। और मदन हिसाब किताब रखता था। राघव को मदन पर खुद से ज्यादा भरोसा था। राघव सोचता था कि मेरा दोस्त कभी मेरे साथ गलत नहीं करेगा, लेकिन मदन की आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ा हुआ था। एक दिन एक बहुत बड़ा सौदा आया। विदेश से एक कंपनी को भारी मात्रा में माल भेजना था। मुनाफा करोड़ों में होने वाला था। राघव बहुत खुश था। उसने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर, अपनी जमा पूंजी लगाकर कच्चा माल खरीदा और दिन रात एक करके ऑर्डर तैयार किया। जिस दिन माल जहाज पर चढ़ना था, उस दिन मदन राघव के पास आया। मदन के हाथ में कुछ कागजात थे। उसने राघव से कहा, भाई, ये कस्टम के कुछ मामूली पेपर्स हैं, बस यहाँ साइन कर दे ताकि माल निकल जाए। राघव ने अपने दोस्त की आंखों में देखा। उसे वहाँ कोई कोड नजर नहीं आया। उसने बिना पढ़े उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। दोस्तों, वो कस्टम के पेपर्स नहीं थे। वो पार्टनरशिप खत्म करने के और पूरी कंपनी मदन के नाम करने के कागजात थे, जिन पर लिखा था कि राघव अपनी मर्जी से अपना सारा हिस्सा मदन को बेच रहा है, वो भी कौड़ियों के दाम। जैसे ही माल बिका और करोड़ों रुपए आए, मदन ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने राघव को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। राघव चिल्लाता रहा, रोता रहा। उसने दुहाई दी उनकी दोस्ती की। उसने कहा, मदन, मेरे बच्चों के सिर से छत छिन जाएगी, ऐसा मत कर। लेकिन मदन हंसता रहा। उसने कहा, राघव, ये कलयुग है। यहाँ जो सीधा है वो बेवकूफ है। तेरी ईमानदारी तेरी कमजोरी है और मेरी चालाकी मेरी ताकत। राघव उस रात खाली हाथ घर लौटा। उसका सब कुछ लुट चुका था। उसका घर नीलाम हो गया। उसे अपने परिवार के साथ शहर के एक छोटे से टूटे हुए किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा। समाज ने भी मदन का ही साथ दिया, क्योंकि मदन अब अमीर था और राघव गरीब। लोग कहने लगे, अरे, राघव में ही कोई कमी होगी, वरना मदन जैसा रईस आदमी उसे क्यों निकालता। यहाँ से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, और यही वो हिस्सा है जहाँ अक्सर हम और आप अपना विश्वास खो देते हैं। अगले 15 सालों तक मदन की तरक्की रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्रियां खड़ी कर लीं। उसने शहर का सबसे महंगा वकील खरीदा, पुलिस को अपनी जेब में रखा और राजनेताओं को अपना गुलाम बना लिया। मदन के पास क्या नहीं था? आलीशान बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर। उसे लगता था कि उसने अपनी किस्मत खुद लिखी है और कर्म वम जैसी कोई चीज नहीं होती। वो अक्सर अपनी पार्टियों में जाम टकराते हुए कहता था, मैंने अपनी तकदीर को धोखा देकर अपनी जन्नत बनाई है। लेकिन दोस्तों, कर्म कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। कर्म एक बीज है। अगर बबूल का बीज बोया है तो उसे पेड़ बनने में और कांटे देने में वक्त तो लगेगा ही। दूसरी तरफ राघव था। राघव टूट चुका था, लेकिन बिखरा नहीं था। उसने एक छोटी सी परचून की दुकान खोली। वो आज भी उतना ही ईमानदार था। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन नींद बहुत गहरी थी। उसने अपने बच्चों सूरज और आरती को एक ही सीख दी, बेटा, चाहे भूखे सो जाना, लेकिन कभी किसी का हक मारकर मत खाना, क्योंकि बेईमानी का धन दीमक की तरह होता है, जो दिखता तो है कि बढ़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सब खोखला कर देता है। राघव का बेटा सूरज अपने पिता के अपमान को भूला नहीं था। उसने उस अपमान को अपनी आग बना लिया। वो दिन में पिता के साथ दुकान पर बैठता और रात को स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ाई करता। उसने कसम खाई थी कि वो कानून के रास्ते से ही उस अन्याय का जवाब देगा। वक्त का पहिया घुमा। 20 साल बीत गए। अब मदन बूढ़ा हो चला था। बाहर से देखने पर वो शहर का राजा था, लेकिन उसके महल की दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी। ये दरारें ईंट पत्थर की नहीं, रिश्तों की थी। मदन ने अपने बेटों को भी वही सिखाया था जो उसने खुद किया था, छल और लालच। मदन का बड़ा बेटा विक्की जुए और शराब में डूब चुका था। उसे लगता था कि बाप के पास बहुत पैसा है, मेहनत करने की क्या जरूरत। छोटा बेटा रोहन और भी 2 कदम आगे निकला। उसने मदन के ही बिजनेस में हेरा फेरी शुरू कर दी। जिस तरह मदन ने राघव को धोखा दिया था, आज रोहन मदन को धोखा दे रहा था। वो मदन के जाली दस्तखत करके प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहा था। एक दिन मदन को दिल का दौरा पड़ा। वो अस्पताल में भर्ती था।
डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए एक खास दस्तखत की जरूरत है ताकि बैंक से पैसे निकल सकें। मदन ने अपने बेटे रोहन को बुलाया। रोहन आया, लेकिन उसके हाथ में पैसों का चेक नहीं था। उसके हाथ में वसीयत के कागजात थे। रोहन ने मदन के कान में झुककर कहा, पापा, आपने ही तो सिखाया था कि मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इस पेपर पर साइन कर दीजिए, तब इलाज होगा, वरना आप जानो और आपकी यमराज जाने। मदन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे आज वो मंजर याद आ गया जब उसने राघव से धोखे से साइन करवाए थे। आज वही इतिहास उसी क्रूरता के साथ खुद को दोहरा रहा था। मदन बेबस था। उसने साइन किए, लेकिन इलाज फिर भी सफल नहीं हुआ क्योंकि उसका शरीर अंदर से खोखला हो चुका था, बीमारियों से कम और अपने ही पापों के बोझ से ज्यादा। मदन लकवाग्रस्त पैरालाइज्ड हो गया। अब वो अपने ही महल में एक जिंदा लाश बनकर पड़ा था। उसके बेटे उसे मिलने तक नहीं आते थे। नौकर उसे समय पर पानी भी नहीं देते थे। वो चीखना चाहता था, लेकिन बोल नहीं सकता था। उसके पास करोड़ों की दौलत थी, लेकिन वो एक गिलास पानी खरीद नहीं सकता था। अब रुक करते हैं राघव की तरफ। उस दिन शहर में एक नए जिला कलेक्टर डीएम की पोस्टिंग हुई थी। पूरे शहर में चर्चा थी कि यह अफसर बहुत सख्त और ईमानदार है। मदन की फैक्ट्रियों पर कई सालों से अवैध कब्जे और प्रदूषण के केस चल रहे थे, जिन्हें मदन ने पैसों के दम पर दबा रखा था। नए कलेक्टर ने आते ही सबसे पहले मदन की फाइलों को खोला। मदन का बेटा रोहन अपने बाप की पुरानी तरकीब अपनाने के लिए कलेक्टर के ऑफिस पहुंचा। वो अपने साथ नोटों से भरा एक ब्रीफकेस लेकर गया था। उसने कलेक्टर के केबिन में घुसते ही कहा, साहब, ये 50 लाख रुपए हैं। छोटी सी भेंट है, बस उन फाइलों को रद्दी में डाल दीजिए। कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा नौजवान धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रोहन की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, मिस्टर रोहन, आप शायद मुझे पहचानते नहीं हैं, लेकिन मैं आपके पिता को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरा नाम सूरज है, राघव का बेटा सूरज। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूरज ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने मेरे पिता से उनका सब कुछ छीन लिया था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे एक चीज दी थी जो तुम्हारे पिता तुम्हें कभी नहीं दे पाए, संस्कार और हिम्मत। आज ये कानून, ये कुर्सी और यह कलम मेरे पास है। मैं चाहूँ तो तुमसे बदला ले सकता हूँ, तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि फिर मुझ में और तुम में फर्क क्या रह जाएगा। सूरज ने घंटी बजाई और पुलिस को अंदर बुलाया। उसने कहा, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, रिश्वत देने की कोशिश और अवैध जमीन हड़पने के जुर्म में। अगले 24 घंटों के अंदर मदन का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। फैक्ट्री सील हो गई, घर कुर्क हो गया। मदन, जो बिस्तर पर पड़ा था, उसे सरकारी एम्बुलेंस में एक खैरती अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। कहानी का अंत देखिए। एक शाम राघव अपने घर के आंगन में बैठा था। अब वो एक छोटे लेकिन खुद के घर में रहता था। उसका बेटा कलेक्टर था, बेटी डॉक्टर थी। घर में खुशियां थी, सुकून था। तभी एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उस भिखारी के कपड़े फटे हुए थे, शरीर कांप रहा था और चेहरे पर मक्खियां भिनभिना रही थी। राघव ने उसे देखा और पहचान लिया। वो कोई और नहीं, मदन था। मदन, जो कभी शहर का राजा था, आज एक वक्त की रोटी के लिए उसी राघव के दरवाजे पर खड़ा था जिसे उसने बर्बाद किया था। राघव के मन में एक पल के लिए गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे अपने संस्कार याद आए। राघव अंदर गया। उसने 2 रोटियां और सब्जी लाकर मदन के हाथ में रख दी। मदन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो राघव के पैरों में गिरना चाहता था, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ कर दो राघव, मुझे माफ कर दो। राघव ने उसे उठाया और कहा, मदन, मैंने तुझे उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तूने मुझे धोखा दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा हिसाब ऊपर वाला करेगा। और देख, आज तेरे कर्म तेरे सामने हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम अक्सर सोचते हैं कि बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता। हम अधीर हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए, प्रकृति का रिटर्न सिस्टम बहुत सटीक है। आप ब्रह्मांड में जो भी भेजते हैं, चाहे वो धोखा हो, नफरत हो, प्रेम हो या मदद, वो एक बूमरैंग की तरह घूमकर आपके पास वापस जरूर आता है। कभी कभी इसमें वक्त लगता है, लेकिन यह आता जरूर है और अक्सर यह ब्याज समेत वापस आता है। मदन ने पैसा कमाया, लेकिन सुकून गंवा दिया। राघव ने पैसा गंवाया, लेकिन सम्मान और भविष्य कमा लिया। आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि आज आपने दिन भर में जो काम किए हैं, अगर वही काम कोई और आपके साथ करे तो क्या आपको खुशी होगी? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर जवाब ना है तो अभी भी वक्त है, बदल जाइए, क्योंकि कर्म का जीपीएस आपको ढूंढ ही लेगा, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाएं। अच्छे कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि माली सिर्फ पौधों को पानी दे सकता है, फूल तो मौसम आने पर ही खिलेंगे। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर कहीं न कहीं आपको अपनी जिंदगी, अपने सवाल या अपने अनुभव इसमें दिखाई दिए हों, तो समझ लीजिए कि यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, ये वक्त की लाठी की एक हल्की सी दस्तक थी। याद रखिए, कर्म अदालत नहीं लगाता, कर्म तारीफ नहीं देता, लेकिन जब फैसला आता है तो कोई वकील, कोई दौलत, कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। अगर आप भी मानते हैं कि ईमानदारी आज भले भारी लगती हो, लेकिन कल वही सबसे बड़ी पूंजी बनती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।
ऐसी ही सच्ची, दिल को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। कमेंट में जरूर बताइए, आप कर्म में विश्वास करते हैं या किस्मत में। तब तक के लिए याद रखिए, गलत रास्ते पर चलकर तेज पहुंचा जा सकता है, लेकिन सही जगह सिर्फ सही रास्ता ही ले जाता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अच्छे कर्म करते रहिए।